दोस्तों आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी लेके आ गया हूँ। इस मूवी में हम देखेंगे देबा नाम के एक पुलिस ऑफिसर एक मर्डर केस को सॉल्व कर रहा होता है, पर जैसे ही उसे पता चलता है कि असली खूनी कौन है तभी उसकी एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में वो अपना याददाश्त खो देता है। तो याददाश्त चले जाने के बाद भी देबा इस केस को सॉल्व कर पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। आप पेशेंस के साथ इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस मूवी का क्लाइमेक्स आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलो यार बिना टाइम बर्बाद करते हुए साथ में मिलके इस मूवी को देखते हैं। मूवी के शुरुआत में हम एसीपी देबा को देखते हैं। वो अपनी बाइक से कहीं पे जा रहे होते हैं और तभी वो किसी को कॉल करके बताते हैं कि उन्हें पता चल गया है कि असली खूनी कौन है। एसीपी देबा ने बस इतना कहा ही था कि तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट के बाद देबा अपना याददाश्त खो देता है। फिर हम देखते हैं अस्पताल में देबा से मिलने डीसीपी फरहान आते हैं और वो देबा को ये बताते हैं कि तुम एक पुलिस ऑफिसर हो। दरअसल तुम एक मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और इस एक्सीडेंट से पहले तुमने उस केस को सॉल्व भी कर दिया था। फिर हम देखते हैं एक्सीडेंट होने से पहले देबा ने जिसको कॉल किया था वो कोई और नहीं डीसीपी फरहान थे। फिर डीसीपी फरहान देबा को कहते हैं कि इससे पहले कि तुम मुझे उस कातिल के बारे में कुछ बताते तुम्हारे साथ ये एक्सीडेंट हो गया। फिर डीसीपी फरहान देबा को उसी के बारे में सब कुछ बताते हैं, इस उम्मीद से कि शायद ये सब कुछ सुनने के बाद देबा की याददाश्त भी वापस आ जाए। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। फिर हमें पता चलता है एसीपी देब एक दबंग टाइप का पुलिस ऑफिसर है। वो किसी से भी नहीं डरता है और डीसीपी फरहान कोई और नहीं देबा का जीजा है। फिर एक रात हम देखते हैं पुलिस बीच रास्ते में सभी गाड़ियों को रोक के उन्हें चेक कर रही होती है। दरअसल उन्हें ऊपर से ऑर्डर आया होता है। दरअसल कोई क्रिमिनल जेल से भाग गया है और उसे ही पकड़ने के लिए पुलिस के द्वारा यह नाकाबंदी की गई है। पर उसी टाइम यहाँ पे एक मिनिस्टर की गाड़ी आ जाती है और वो अपनी गाड़ी को चेक कराने के लिए मना कर देते हैं और कांस्टेबल जब उन्हें डिक्की खोलने के लिए कहता है तो वो डिक्की नहीं खोलते हैं, उल्टा वो कांस्टेबल को बहुत बुरा भला कहते हैं। फिर एसीपी रोहन उस मिनिस्टर से कहते हैं जब तक हम आपकी गाड़ी को अच्छे से चेक नहीं कर लेते तब तक आप यहाँ से नहीं जा सकते। पर मिनिस्टर एसीपी रोहन की भी एक नहीं सुनता है और कहता है तुम्हारे जैसे पुलिस वाले मेरे घर में मेरी गाड़ी साफ करते हैं और अगर तुम्हें मेरी गाड़ी चाहिए तो कल सुबह आ जाना और मुझसे चाबी ले लेना। तभी कांस्टेबल एसीपी रोहन को धीरे से कहता है सर इसका बाप एक बहुत ही बड़ा गुंडा था। दरअसल एसीपी रोहन हाल ही में मुंबई में ट्रांसफर होके आए हैं, इसीलिए उन्हें इस मिनिस्टर के बारे में कुछ भी पता नहीं है और अंत में एसीपी रोहन कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं और उस मिनिस्टर को यहाँ से जाने देते हैं। दरअसल अभी यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा था एसीपी देबा साइड में खड़े होके ये सब कुछ देख रहे थे। दोस्तों यहाँ पे हमें ये पता चलता है एसीपी देबा और एसीपी रोहन चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। फिर हम देखते हैं एसीपी देबा एसीपी रोहन को अपनी बाइक पे बिठा के सीधा उस मिनिस्टर के घर पे जाते हैं और मिनिस्टर के घर पे घुस के उसी के लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं और मिनिस्टर से उसकी कार की चाबी लेके वहाँ से चले जाते हैं। पर जाने से पहले मिनिस्टर देबा को धमकी देता है कि तूने अभी जो किया इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। फिर हम देखते हैं भावना नाम की एक लड़की का देबा के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा होता है। फिर एक दिन डीसीपी फरहान एसीपी देबा को एक आर्टिकल दिखाते हैं। इस आर्टिकल में देबा को एक माफिया कहा गया था। इसे देखने के बाद देबा को गुस्सा आ जाता है और ये आर्टिकल जिस न्यूज एजेंसी से पब्लिश किया गया था देबा वहां पे पहुंच जाता है और इस आर्टिकल को लिखने वाले एक बंदे को धमकाने लगता है। पर तभी वहां पे दिया नाम की एक लड़की आ जाती है और वो कहती है कि ये आर्टिकल उसी ने पब्लिश की है। दिया को इस ऑफिस में देख के एसीपी देबा शॉक हो जाते हैं। दरअसल वो दिया से पहले भी एक बार मिल चुके हैं। उनकी बहन की शादी में दिव्या अपने पापा के साथ वहाँ पे आई थी। दरअसल दिव्या की पापा एक पुलिस कांस्टेबल हैं, तो दिया के कारण एसीपी देबा थोड़ा
थोड़ा नरम पड़ जाते हैं और वो यहाँ से चले जाते हैं। फिर उसी दिन थोड़ी देर बाद प्रभात जादव नाम के एक गैंगस्टर को पकड़ने के लिए पुलिस वाले उसके ठिकाने पे रेड करते हैं। इससे पहले कि पुलिस वाले प्रभात जादव को पकड़ पाते, वहाँ पे एक धमाका होता है। कुछ पुलिस वाले बुरी तरीके से जल जाते हैं और प्रभात जादव यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है और ये भयानक हादसा एसीपी देवा के आंखों के सामने होता है। फिर तुरंत इन सभी जख्मी पुलिस वालों को अस्पताल ले जाया जाता है। इस हादसे के दौरान दिया के पिता को भी चोट लगी है। हालांकि वो जले नहीं हैं, लेकिन उनका पैर टूट गया है। फिर हम देखते हैं दिया और एसीपी देवा इन दोनों की मुलाकात फिर से अस्पताल में होती है। तभी बातों ही बातों में दिया कहती है, तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि जब भी तुम प्रभात को पकड़ने के लिए जाते हो वो वहां से भागने में कामयाब हो जाता है? इसका मतलब तुम्हारे पुलिस डिपार्टमेंट में से ही कोई है जो देवा के लिए खबरी का काम कर रहा है। दिया से ये सुनने के बाद एसीपी देवा भी सोच में पड़ जाते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें भी यह लगता है कि कोई तो खबरी है जो हर बार इनकी जानकारी प्रभात को दे रहा है। पर इस बार एसीपी देवा ये ठान लेते हैं कि वो प्रभात को पकड़ के ही रहेंगे। फिर कुछ दिन बाद पुलिस को ये पता चल जाता है कि प्रभात अभी कहाँ पे छुपा है। फिर पुलिस बड़ी चालाकी से उस एरिया को चारों तरफ से घेर लेते हैं और ड्रोन के मदद से प्रभात के ऊपर नजर भी रखते हैं। पर प्रभात उस ड्रोन को देख लेता है और उसे गोली मार के नीचे गिरा देता है। इसका मतलब प्रभात को यह पता चल गया है कि उसे पकड़ने के लिए पुलिस यहाँ पे आ चुकी है, इसीलिए वो जान बचा के यहाँ से भागने लगता है। और दूसरी तरफ प्रभात जहाँ पे छुपा हुआ था, पुलिस जब उसे पकड़ने के लिए उस तरफ जाती है तभी अचानक से उस एरिया के सभी लोकल्स पुलिस के ऊपर हमला कर देते हैं। फिर एसीपी देवा उन लोगों को पीट पीट के यहाँ से भगाने लग जाते हैं। पर तभी एसीपी रोहन की नजर प्रभात के ऊपर पड़ता है। दरअसल प्रभात यहाँ से जान बचा के भाग रहा होता है, तो एसीपी रोहन प्रभात को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं। पर इससे पहले कि एसीपी रोहन प्रभात को पकड़ते, प्रभात उनके ऊपर गन तान देता है। वो बस एसीपी रोहन को मारने ही वाला होता है, तभी पीछे से एसीपी देवा प्रभात के सर पे गोली मार के उसे जान से मार डालते हैं। पर एसीपी देवा ने जिस गन से प्रभात को मारा था वो गन एसीपी रोहन का था, इसीलिए तुरंत वो उस गन को एसीपी रोहन को दे देते हैं। दरअसल एसीपी रोहन के पिता एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है और वो एसीपी रोहन को लेके थोड़ा भी प्राउड फील नहीं करते हैं। उन्हें लगता है अगर वो बिजनेस में होता तो इससे ज्यादा नाम कमाता, इसीलिए एसीपी देवा चाहते हैं कि इस गैंगस्टर को मारने का पूरा क्रेडिट एसीपी रोहन को ही मिले। फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं एसीपी रोहन की सगाई रेबेका नाम की एक लड़की के साथ हो जाता है और दूसरी तरफ दिया और एसीपी देवा की भी दोस्ती हो जाती है और फिर देखते ही देखते ये दोस्ती प्यार में बदल जाता है। फिर हम देखते हैं कुछ दिन बाद मुंबई पुलिस का एक अवार्ड सेरेमनी हो रहा होता है और क्योंकि एसीपी रोहन ने गैंगस्टर प्रभात का एनकाउंटर किया था, इसीलिए उन्हें यहाँ पे अवार्ड दिया जाता है। वो अवार्ड कलेक्ट करके जैसे ही अपना स्पीच दे रहे होते हैं और तभी कोई उन पे गोली चला देता है और गोली सीधा उनके सीने पे लगता है और वो वहीं पे मर जाते हैं। जैसे ही एसीपी रोहन को गोली लगती है, एसीपी देवा भाग के उनके पास जाते हैं। और हाँ दोस्तों, इस पूरे अवार्ड सेरेमनी को लोकल टीवी चैनल पे लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था। फिर एसीपी देवा तुरंत एक कैमरामैन की तरफ भागते हैं और गोली जिस तरफ से चली थी वो कैमरा से उसी तरफ देखने लगते हैं और तभी वो देखते हैं वहां से कोई बंदा भाग रहा होता है। फिर एसीपी देवा समय बर्बाद ना करते हुए तुरंत एक पुलिस टीम लेके उस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं और वो पूरी बिल्डिंग का अच्छे से तलाशी लेते हैं। पर वो स्नाइपर वाला बंदा इन्हें नहीं मिलता है क्योंकि वो तब तक यहाँ से जा चुका था। फिर एसीपी देवा डीसीपी सर से रिक्वेस्ट करते हैं
हैं, सर ये केस सिर्फ मैं अकेला हैंडल करूंगा, मुझे पुलिस डिपार्टमेंट में किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। और डीसीपी भी इस बात पे राजी हो जाते हैं। फिर सबसे पहले उन्होंने जिस बंदे को उस बिल्डिंग में देखा था उसका स्केच बनवाते हैं और फिर सबसे पहले यहाँ का लोकल गुंडा बंटी से मिलने जाते हैं। उसे वो स्केच दिखा के उस बंदे के बारे में पूछते हैं, पर बंटी कहता है, सर मुझे इस बंदे के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैंने तो इसे आज तक देखा ही नहीं। फिर एसीपी देबा यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जिस पर्टिकुलर एरिया में एसीपी अरुण के ऊपर गोली चला था, पुलिस उसके आसपास के सभी घरों में पूछताछ करती है। तभी पुलिस को एक बुजुर्ग महिला मिलती है जिसने एक अनयूजुअल एक्टिविटीज को नोटिस किया था। दरअसल जिस दिन एसीपी अरुण को गोली लगी थी उससे एक दिन पहले सामने सड़क पे देर रात को एक ग्रीन कलर की एसयूवी कार खड़ी थी। दरअसल ये एक नो पार्किंग जोन है, यहाँ पे कोई भी अपनी गाड़ी खड़ी नहीं करता है, इसीलिए मुझे ये बात थोड़ा अजीब लगा और मैंने सोचा कि आपको भी ये पता होना चाहिए। वैसे तो मुझे पता नहीं है कि इस कार का इस केस से कोई भी लेना देना है या नहीं। फिर पुलिस एक लिस्ट बनाती है कि पूरे मुंबई में कितने लोगों के पास ग्रीन कलर का एसयूवी है। इस लिस्ट में वो मिनिस्टर भी होता है जिसके साथ कुछ दिन पहले इन दोनों का पंगा हुआ था। फिर एसीपी देबा उस मिनिस्टर को अपना प्राइम सस्पेक्ट बनाते हैं और चुपचाप उसके खिलाफ जांच भी शुरू कर देते हैं। फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। डीसीपी सर देबा से कहते हैं, तुमने इस केस को एक बार सॉल्व किया था और मुझे ये पूरा यकीन है कि तुम इस केस को दोबारा फिर से सॉल्व कर दोगे। फिर डीसीपी सर एसीपी देबा को एक पेन ड्राइव देते हैं जिसमें एसीपी अरुण के मर्डर केस के डिटेल्स होते हैं। पर जाने से पहले डीसीपी सर कहते हैं, देखो तुम्हारा याददाश्त चला गया है, ये बात सिर्फ डॉक्टर और मुझे ही पता है और किसी को पता नहीं है। अगर ये बात किसी और को पता चला तो तुम्हें इस केस से हटा दिया जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता। तो फटाफट इस केस में दोबारा से लग जाओ और इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करके दिखाओ। फिर थोड़ी देर बाद एसीपी देबा से मिलने दिया आती है। दरअसल दिया को ये पता ही नहीं है कि एसीपी देबा की याददाश्त चली गई है, इसीलिए देबा को भी ये याद ही नहीं है कि ये लड़की कौन है और इसका नाम क्या है। फिर एसीपी सर बड़े चालाकी से दिया की आईडी कार्ड से उसका नाम क्या है ये पता लगा लेते हैं। फिर दिया उसे बताती है कि जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तब मैं आउट ऑफ टाउन था, इसीलिए मैं तुमसे मिलने अस्पताल नहीं जा पाया। फिर अगले दिन हम देखते हैं एसीपी देबा फिर से ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं, पर इस बार वो पुलिस स्टेशन पूरा यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं। इन्हें यूनिफॉर्म पहनते हुए देख के पुलिस स्टेशन में सब लोग चौंक जाते हैं। फिर शाम को एसीपी देबा रिया के साथ एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वो वहाँ पे बैठ के खाना खा ही रहे होते हैं, तभी उनकी नजर नीचे सड़क पे जाता है। वो देखते हैं जैसे ही एक ब्लू कलर की कार एक येलो कलर के स्ट्रीट लाइट के नीचे आता है, उसका कलर बदल के ग्रीन हो जाता है। इसे देखते ही एसीपी देबा को कुछ समझ में आता है और वो यहाँ से सीधा उस बुजुर्ग महिला के घर जाते हैं और उस बुजुर्ग महिला के घर के सामने जो स्ट्रीट लाइट है वो उसके नीचे एक ब्लू कलर की कार को रख देते हैं और तभी हम देखते हैं उस स्ट्रीट लाइट के नीचे वो ब्लू कलर बदल के ग्रीन हो जाता है। इसका मतलब उस रात इस बुजुर्ग महिला ने जिस कार को देखा था उसका कलर ग्रीन नहीं ब्लू था। फिर पुलिस को प्रभात यादव के राइट हैंड मंदार के बारे में टिप मिलती है और वो मंदार को पकड़ के गाड़ी में बस डाल ही रहे होते हैं, तभी मंदार पुलिस को धक्का देके यहाँ से भागने लगता है और एसीपी देबा उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। इससे पहले कि मंदार पुलिस से बच के यहाँ से भाग पाता, एक लेडी पुलिस इंस्पेक्टर मंदार के ऊपर गोली चला देती है और गोली सीधा मंदार के हाथ पे लगता है और मंदार नीचे गिर जाता है। फिर पुलिस वाले मंदार को यहाँ से सीधा अस्पताल ले जाते हैं और ज्यादा खून बह जाने के कारण मंदार को आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है। फिर हम देखते हैं एसीपी देबा एसीपी रोहन के शोक सभा में जाते हैं और यहाँ पे उनकी मुलाकात रेबेका से होती है। रेबेका देबा से कहती है, उस दिन हम दोनों के बीच में जो बात हुआ था उसे सीक्रेट रखने के लिए थैंक यू। रेबेका से ये सुनने के बाद एसीपी देबा सोच में पड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें तो इसके बारे में कुछ याद ही नहीं होता है, पर उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है
कि रेबेका के साथ इनकी क्या बात हुई थी। इसीलिए वो अगले दिन फिर से रेबेका से मिलने जाते हैं और कहते हैं, उस दिन तुमने मुझे जो कुछ भी कहा था मुझे फिर से कहो, मुझे तुम्हारा बयान रिकॉर्ड करना होगा। दरअसल इस केस को सॉल्व करने में वो मेरे काम आ सकता है। तो रेबेका फिर से बयान देने से मना कर देती है, पर एसीपी देबा रेबेका से बहुत रिक्वेस्ट करते हैं। तो अंत में रेबेका मान जाती है, पर वो कहती है मैं तुम्हें सब बता दूंगी, पर वो वीडियो तुम्हें नहीं मिलेगा। दोस्तों, रेबेका यहाँ पे किस वीडियो के बारे में बात कर रही है ये हमें भी पता नहीं है, पर इससे पहले कि रेबेका उस वीडियो को डिलीट कर पाती, एसीपी देबा रेबेका से उसकी फोन छीन लेते हैं और फिर वो उस वीडियो को देखने लग जाते हैं। दरअसल दोस्तों, जिस दिन वो अवार्ड सेरेमनी था उससे एक दिन पहले रेबेका और एसीपी रोहन वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे। तो रेबेका कहती है, सॉरी यार, मैं कल तुम्हारे अवार्ड सेरेमनी में नहीं आ पाऊंगी, पर क्यों ना अभी यहाँ पे एक डेमो हो जाए, और वैसे भी तो तुम कल वहाँ पे स्पीच देने ही वाले हो ना, तो चलो अभी मेरे सामने एक बार स्पीच दे के दिखाओ। तो इसके बाद एसीपी रोहन भी स्पीच देने लगते हैं। वो अपने स्पीच में कहते हैं, मैं हमेशा से एक ईमानदार पुलिस वाला बनना चाहता था और मैं अभी तक ईमानदार ही हूँ। इसीलिए मैं आपको बता दूं, इस अवार्ड का असली हकदार मैं नहीं हूँ। प्रभात जाधव का एनकाउंटर मैंने नहीं, एसीपी देबा ने किया है। इसीलिए इस अवार्ड का हकदार भी एसीपी देबा ही हैं। फिर रेबेका एसीपी देबा को ये भी बताती है कि जिस दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था उस दिन एक्सीडेंट से पहले हम दोनों मिले थे और तुमने उस दिन इस वीडियो को पहली बार देखा था और वीडियो को देखने के बाद इमोशनल होके चले भी गए थे। फिर एसीपी देबा रेबेका को उसकी फोन वापस कर देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। फिर एसीपी देबा जेल में बंद पड़ा हुआ एक स्नाइपर को बुलाते हैं और फिर उसे उस अवार्ड सेरेमनी की वीडियो फुटेज दिखाते हैं। तो वीडियो को देखने के बाद वो स्नाइपर कहता है वो उन्हें स्पीच देने से पहले भी मार सकता था, बिल्कुल क्लियर व्यू आ रहा था, पर उसने उन्हें नहीं मारा। वो एसीपी रोहन के स्पीच देने तक इंतजार किया। अगर उस किलर के जगह मैं होता तो मैं तो उन्हें पहले ही मार देता। फिर एसीपी देबा स्नाइपर को उस बिल्डिंग में लेके जाते हैं जहां से उन्होंने किसी को भागते हुए देखा था। तो यहाँ पे सभी फ्लोर को अच्छे से चेक करने के बाद वो स्नाइपर बताता है, सर गोली यहाँ से नहीं चली है क्योंकि यहाँ से दूरी थोड़ा ज्यादा हो रहा है और हवा भी तेज है और इसी हवा के कारण गोली निशाने से चूक भी सकती है। फिर ये लोग वापस से उसी स्टेज में जाते हैं जहां से एसीपी रोहन को गोली लगी थी। फिर वो स्नाइपर एक दूसरी बिल्डिंग की तरफ उंगली करके कहता है, मेरे ख्याल से गोली उस बिल्डिंग से चली है। फिर ये लोग उस स्नाइपर के साथ उस बिल्डिंग में भी जाते हैं और यहाँ पे भी वो स्नाइपर सभी फ्लोर को अच्छे से चेक करता है और उसे आखिरकार एक फ्लोर मिल ही जाता है जहाँ से एसीपी रोहन के ऊपर गोली चलाना बहुत ही आसान है। फिर एसीपी देबा ये नोटिस करते हैं कि यहाँ पे बालकनी को एक ग्रीन सीट से ढका गया है और उस ग्रीन सीट में एक छेद है। फिर जब वो बंदा यहाँ पे एक स्नाइपर गन को अच्छे से सेट करके उस पोडियम की तरफ देखता है तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट व्यू आ रहा होता है। फिर स्नाइपर एसीपी देबा से कहता है गोली जरूर यहीं से चली है, इसीलिए इस ग्रीन सीट में छेद भी है। पर तभी एक लेडी इंस्पेक्टर एक सवाल उठाती है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर सामने एक ग्रीन सीट है तो फिर एसीपी रोहन को देखे बिना किलर ने आखिर गोली चलाई कैसे? फिर थोड़ी देर सोचने के बाद स्नाइपर कहता है, मुझे लगता है जब यहाँ से गोली चलाई गई है तब किलर यहाँ पे नहीं था, मतलब उसने इस मर्डर के लिए एक टाइमर गन को यूज किया है। दरअसल इस टाइमर गन को किलर दूर से अपने फोन के थ्रू कंट्रोल कर सकता है और वो जिसे चाहे उसके ऊपर गोली चला सकता है। वैसे तो इसे इंडिया में इंपोर्ट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये पार्ट्स में आते हैं और बाद में इन्हें असेंबल किया जाता है। स्नाइपर वाले बंदे से ये सुनने के बाद एसीपी देबा सोच में पड़ जाते हैं कि अगर गोली इस बिल्डिंग से चलाई गई है तो फिर मैंने उस दिन उस बिल्डिंग से किसे भागते हुए देखा था। फिर एसीपी देबा
उस कैमरामैन को वापस से उसी जगह पे बुलाते हैं और उस कैमरे से उसी बिल्डिंग की तरफ देखते हैं जहां से उस दिन उस बंदे को भागते हुए देखा था। पर इस बार कैमरे में सब कुछ धुंधला सा नजर आता है। एसीपी देबा जब इसके बारे में कैमरामैन से पूछते हैं तो वो बताता है, सर उस दिन भी यही लेंस था और यही कैमरा था और इस लेंस से हम इतने दूर तक नहीं देख सकते। पता नहीं आपने उस दिन उस बंदे को कैसे देख लिया था। फिर अगले दिन एक कांस्टेबल एसीपी देबा को कॉल करके बताता है कि सर हम जैसे एक ब्लू कलर की एसयूवी कार को ढूंढ रहे थे, बिल्कुल उसी डिस्क्रिप्शन से मैच करता हुआ एक ब्लू कलर की एसयूवी कार एसीपी रोहन के मर्डर से पहले हमारे पुलिस स्टेशन में ही थी। लगता है किलर उसे यहाँ से चुरा के ले गया और काम होने के बाद उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर कुछ देर बाद एसीपी देबा को ये पता चलता है कि मंदार को होश आ गया है, तो वो तुरंत मंदार से मिलने आ जाते हैं और उसे पूछते हैं, बता वो खबरी कौन है जो हर बार रेड होने से पहले तुम्हें इन्फॉर्म कर देता था। तो मंदार कहता है, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, वो डायरेक्ट प्रभात भाई को कॉल करता था। ये जवाब सुनने के बाद देबा को गुस्सा आ जाता है। फिर मंदार को जिस जगह पे गोली लगा था वो अपने हाथ से उस जगह को दबाने लगते हैं, जिसके चलते मंदार को बहुत दर्द होता है और वो बताता है वो खबरी कौन है ये मुझे पता नहीं है, पर हाँ प्रभात भाई ने उसका नंबर बुल नाम से सेव किया था। फिर एसीपी देबा प्रभात की कॉल रिकॉर्ड चेक करते हैं तो वो देखते हैं हर बार रेड से पहले प्रभात को एक नंबर से कॉल आता था और वह नंबर किसी रवि लाल के नाम से रजिस्टर है और ये रवि लाल 2 साल पहले ही मर चुका है। तभी हम देखते हैं एसीपी देबा से मिलने भावना आती है। दरअसल वो हमेशा के लिए यहाँ से शिफ्ट हो रही है, इसीलिए वो यहाँ से जाने से पहले एक आखिरी बार देबा से मिलने आती है और फिर वो बाय कह के यहाँ से जाते वक्त देबा से कहती है, तुम टेंशन मत लो, उस दिन मैंने जो कुछ भी सुना था वो मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगी। फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और हम देखते हैं एसीपी देबा डीसीपी फरहान से मिलने जाते हैं और कहते हैं, सर किलर के बारे में पता चल गया है। फिर यहाँ पे आता है एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। एसीपी देबा ये रिवील करते हैं कि वो किलर कोई और नहीं, वो खुद हैं। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। दरअसल एसीपी रोहन को ये पता चल गया था कि वो खबरी कोई और नहीं एसीपी देबा है। दरअसल एसीपी रोहन जब प्रभात का कॉल डिटेल्स चेक करते हैं तो उन्हें वहाँ पे रविलाल नाम से रजिस्टर एक नंबर मिलता है और उसी नंबर से पुलिस की हर रेड से पहले प्रभात को कॉल जाता था। पर ये रविलाल तो 2 साल पहले ही मर चुका है, इसका मतलब कोई और है जो रविलाल का सिम यूज कर रहा है। फिर एसीपी रोहन जब थोड़ा अच्छे से चेक करते हैं तो उन्हें यह पता चल जाता है हर बार उस नंबर से जिस जिस लोकेशन से प्रभात को कॉल किया गया था उस टाइम उन सभी लोकेशन में एसीपी देबा ही थे। फिर एसीपी रोहन देबा से पूछते हैं, बता तूने आखिर ऐसा क्यों किया? तो वो बताते हैं, जब बचपन में मेरे पास खाने को नहीं था तब वो प्रभात भैया ही थे जिसने मेरी मदद की थी और आज जब मैं इस पोजीशन में हूँ मैं भी उनका थोड़ा मदद कर देता हूँ और इसके बदले मुझे अच्छे खासे पैसे भी मिलते हैं। फिर एसीपी रोहन कहते हैं, तेरे वजह से ही उस दिन ब्लास्ट में हमारे इतने सारे लोग जख्मी हो गए। तो एसीपी देबा कहते हैं, मुझे ये पता ही नहीं था कि वो वहाँ पे ब्लास्ट करने वाला है, अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा नहीं करता और उसी घटना के बाद ही मैं उसे ढूंढ के मारना चाहा और आखिरकार उस दिन मैं उन्हें मार ही दिया। देख मेरे भाई, मुझे 1 सेकंड चांस दे दे, मैं दिया के साथ एक नया शुरुआत करने जा रहा हूँ, प्लीज यार बस एक बार माफ कर दे। पर एसीपी रोहन उसे माफ करने से मना कर देते हैं और कहते हैं, अवार्ड सेरेमनी के दिन मैं सबके सामने तुझे नंगा करके छोड़ूंगा। फिर वो यहाँ से चले जाते हैं और तभी हम देखते हैं दरवाजे के बाहर से भावना ये सब सुन लेती है। फिर हम देखते हैं वो टाइमर गन एसीपी देबा के घर में ही अलग अलग चीजों के साथ लगा हुआ है। फिर एसीपी देबा उन सभी पार्ट्स को इकट्ठा करके उन्हें असेंबल करते हैं और अवार्ड सेरेमनी से 1 रात पहले वो उस गन को उस बिल्डिंग में सेट कर देते हैं और खुद नीचे आके पोडियम में खड़े हो जाते हैं और अपनी मोबाइल फोन के मदद से टारगेट को सेट कर देते हैं
और अगले दिन जब एसीपी रोहन स्पीच दे रहे होते हैं तब वो वहीं पे खड़े खड़े अपनी फोन के मदद से एसीपी रोहन के ऊपर गोली चला देते हैं और बाद में ऐसे एक्टिंग करते हैं जैसे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। और हाँ, सच में उस कैमरे से इतने दूर तक नहीं देखा जा सकता। दरअसल वो इस केस को गुमराह करने के लिए सबके सामने ऐसा कहा जैसे कि उन्होंने उस बिल्डिंग से किसी को भागते हुए देखा था। पर बाद में रेबेका जब उन्हें वो वीडियो दिखाती है उसे देख के एसीपी देबा ये समझ जाते हैं कि रोहन उन्हें माफ कर चुका था। उल्टा वो तो सबके सामने वो मेडल एसीपी देबा को देने वाला था। ये जानने के बाद एसीपी देबा को बहुत बुरा लगता है। फिर जब वो यहाँ से जा रहे थे तब उन्होंने डीसीपी को कॉल करके ये बता दिया कि किलर का पता चल गया है और वो कोई और नहीं, मैं खुद हूँ। असल में उसने डीसीपी को सब कुछ सच बता दिया था और उस टाइम डीसीपी सर का फोन नॉट रीचेबल होने के कारण देबा का कॉल वॉइस मेल में चला गया था। और आज यहाँ पे आने से पहले एसीपी देबा सर्विस प्रोवाइडर ऑफिस गए थे और वहाँ उन्हें उस वॉइस मेल के बारे में पता चला। मतलब डीसीपी सर को पहले से ही ये पता था कि एसीपी रोहन का खूनी कोई और नहीं, एसीपी देबा ही है। क्योंकि एसीपी देबा शुरू से ही इस केस को गलत तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, इसीलिए डीसीपी के पास एसीपी देबा के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था और ऊपर से उसका याददाश्त भी चला गया। इसीलिए डीसीपी एसीपी देबा से वो केस दोबारा से इन्वेस्टिगेट करवाया। और क्योंकि इस बार एसीपी देबा की याददाश्त चली गई है इसीलिए वो पूरे केस को बड़ी सिंसियरिटी के साथ डील करते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप आगे भी ऐसे वीडियो और देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन को ऑल पे रखना ताकि मैं नेक्स्ट जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं करोगे। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कोई दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।